हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेस से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के पहले टॉपिक से। बट उससे पहले आपको बता दूं कि मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है। पूरी चीजें यहां पर दी गई हुई है स्क्रीन पर। तो इस कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी मेंस आंसर राइटिंग की। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। राइट, चलो ये चीजें जो है वो आप जो है वो देख लीजिएगा। बाकी लास्ट में जो है वो इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। जस्टिस ए के मिश्रा जी ये हेड करेंगे अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हम लोग को न्यायमूर्ति ए के मिश्रा जी देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो फॉर्मर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। ये नए चेयरपर्सन हम लोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के देखने को मिल रहे हैं। अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो एक पैनल के द्वारा किया गया है, सिलेक्शन पैनल के द्वारा, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं सदस्य, होम मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लोकसभा के। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ध्यान में रखना 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय ये है, याद रखिएगा। और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के प्रोविजन के तहत जो है वो इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, सिंपल से। अब यूनाइटेड नेशन स्पेशल रेपोर्ट्योर की यहां पर बात हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के बारे में। तो देखिए, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो कि यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में काम करते हैं। ये एक कंट्री के अंदर काम करते हैं और जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा स्पेसिफाई किए गए जो मैंडेट्स जो होते हैं उनके आधार पर ये काम करते हैं। इनको क्या काम करना होता है? इनको रिपोर्ट देनी होती है, एडवाइस देनी होती है ह्यूमन राइट्स, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल के जो ह्यूमन राइट्स यानी कि इन फील्ड में जो ह्यूमन राइट्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनके बारे में जो है वो इन्हें बताना होता है। जैसे कि किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो ये रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को उस उल्लंघन के बारे में। राइट, और रिपोर्टियर्स जो है गाइस, इन्हें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलता है।
इनके कार्य करने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये काम करते हैं बट इन्हें कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि इससे बाहर का और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये वाली चीज बेसिक सी ध्यान में रखिएगा। चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन, चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन का ये 17+1 का मैकेनिज्म है। आपको याद आ रहा होगा कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। ये फिर से ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आ चुका है, तो इस पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हमने डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा होगा कि लिथुआनिया जो कंट्री है वो इससे जो है वो बाहर निकल गई है, और इसने अपने बाहर निकलने के जो डिसीजन को जो है वो जस्टिफाई करार किया है, मतलब कि उचित ठहराया है। यूरोपीय संघ के भीतर चीन समर्थक देशों के समूह के रूप में देखे जाने वाले चीन तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय 17+1 जो मैकेनिज्म है उससे ये बाहर निकल गई है। तो हमें एक चीज क्या समझ में आई, 17+1 मैकेनिज्म क्या है, तो यूरोपियन यूनियन की जो ये 17 कंट्री हैं ये सपोर्ट करती हैं चाइना को, राइट, ये समर्थक हैं चाइना की, तो ये उससे बाहर निकल गई है। लुथियाना ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने यह फैसला अमेरिका दबाव के कारण लिया था। उसने डिनाई किया है कि इसने ये फैसला जो है वो अमेरिका के दबाव के कारण जो है वो नहीं लिया है, मतलब क्योंकि इसके ऊपर वो लग रहे थे, आरोप लग रहे थे कि ये लुथियाना जो है वो अमेरिका के प्रेशर के कारण इसने ये डिसीजन लिया, बट इसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन है और उसने अपने इस डिसीजन को उचित ठहराया है। हमने आपको शायद याद आ रहा होगा पहले डिस्कस भी किया था कि लिथुआनिया ने दूसरी यूरोपियन मेंबर की कंट्री को भी कहा था कि आप जो है वो यूरोपियन यूनियन के संग बने रहो, आप ये चाइना के साथ जो है वो डील मत करो, चाइना को यूरोपियन यूनियन के साथ डील करने दो, राइट, उसके आप हिस्से बने रहोगे तो आप बेनिफिट उठा पाओगे, वरना चाइना आपको ले डूबेगी। और ये बात कहीं हद तक सच भी है, राइट, कि चाइना छोटी कंट्रीज को टारगेट करती है और इसका मेन फोकस यही होता है कि छोटी कंट्री जो है वो उसको ये पैसे देके इन्फ्लुएंस कर दे, लोन देके बेसिकली अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, क्योंकि आप जानते हैं इसके बारे में न जाने कितनी तमाम बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है। जैसे एक्चुअली में है क्या कि इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये बोलता है कि आपके लिए जो है वो ट्रेड आसान हो जाएगा, फ्री ट्रेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रूट बन जाएगा, आप आसानी से एक मार्केट जो है वो ढूंढ सकोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से पहले चीजें बताता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, फिर बोलता है देखो इसका मेंबर बनना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना उसमें पैसा लगता है। अब ये छोटी कंट्री बोलती है मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं क्या करूं, तो फिर ये बोलता है चाइना कि कोई बात नहीं, मैं देता हूं ना तुम्हें पैसा। तो ये क्या करता है, एक कंट्री को लोन पर दबा देता है और उसके बाद वो कंट्री उसका सपोर्ट करने लगती है, और कल को अगर वो कंट्री उसका सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो एक्सेस नहीं देगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उसको, और ऊपर से लोन के अंदर तो और दबाया हुआ होगा। तो ये सब चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें जिसके चलते ये इन्फ्लुएंस करता है कंट्रीज को और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने वोट्स गेन करता है, राइट। जैसे कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होता है ना, कोई चाइना का कोई डिसीजन है उसको अगर अप्रूव करना है तो उसकी मेजोरिटी चाहिए, तो ये इस प्रकार से कंट्रीज की मेजोरिटी हासिल कर लेता है। तो ये टैक्टिक्स है चाइना की जो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लियर रखनी है बिल्कुल। और वैसे आप अगर काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपके मेंस में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखो इस निर्णय के मुख्य कारण क्या है, मेन ट्रिगर जो है वो इस डिसीजन का क्या था। तो लिथुआनिया के अनुसार यह 17+1 का जो मैकेनिज्म है ये एक विभाजनकारी मंच है, डिविसिव फोरम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और जबकि इसे यूरोप की एक मजबूत आवाज के रूप में कार्य करना चाहिए था। तो ये 17+1 मैकेनिज्म जो है, तो ये 17 कंट्री जो है वो यूरोप की वॉइस बनने की बजाय चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो इसलिए इसने जब ये सब चीजें देखी कि अरे चाइना तो यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो लुथियाना जो है वो वहां से निकल गई, राइट। इसके अलावा चीन और लुथियानिया की बात करें तो इनके बीच कई मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। काफी सारे इश्यूज जो है वो बड़े हैं, यानी कि तनाव जो है वो बढ़ रहा है। ताइवान के साथ लुथियानिया के नए संबंध, और ताइवान जो है वो पसंद, ताइवान और चाइना के बीच में इशू है, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। आप देखेंगे चाइना के नीचे साइड थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ तो आपको जो है वो दिखाई देगा एक ताइवान नाम की एक कंट्री, आपको कंट्री नहीं है एक्चुअली, वो टेरिटरी है। चाइना उसके ऊपर क्लेम करता है कि वो जो है वो चाइना का ही पार्ट है, और ताइवान बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं चाइना का पार्ट नहीं हूं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, राइट। और उइगुरों पर लुथियानिया
संसद का प्रस्ताव उइगुर मुस्लिम, अभी मेरे ख्याल से शायद कल परसों की क्लास में ही हम लोग ने उइगुर मुस्लिम्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि जिंगजियांग जो क्षेत्र हम लोग को चाइना का देखने को मिलता है, आप अगर चाइना के नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो जिंगजियांग रीजन है वहां पर, तो वहां पर कहा जाता है कि इसने, चाइना ने जो काफी सारे उइगुर मुस्लिम्स को जो है वो कैद करके रखा हुआ है, उनसे फोर्स लेबर करवा रहा है, वहां पर बच्चे भी हैं उइगुर मुस्लिम्स के, तो उनको भी जो है वो लेबर एक्टिविटी में इसने इन्वॉल्व कर लिया है, राइट, फोर्स लेबर करवा रहा है, और उनके ऊपर अत्याचार तो होता ही है, काफी सारे उइगुर मुस्लिम्स को मार दिया भी गया है, काफी सारे कंप्लेन्स ऐसी आती है कि उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से कि वो मिसिंग है काफी सारे उइगुर मुस्लिम्स, मतलब कि उसने मारा है, राइट, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, और उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में पूरा एक टॉपिक जो है वो कवर किया था उसका। और जो भी आप लोग जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो गाइस, आप रेगुलर बेसिस पर, आप टेंशन मत लिया करो, जो पुराने टॉपिक्स अगर आपको कुछ चाहिए तो अपना एक ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर आप मैसेज कर दिया करो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर रिवाइज भी करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और जैसे ही मैं अगर फ्री हुआ, मैंने आपका मैसेज देखा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप मेरे साथ अगर जुड़ रहे हो तो ये चीज मान के चलो, करंट अफेयर्स की प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मैं आपकी यहां पर करवाता हूं, और पुराने जो टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन ऑलरेडी चल ही रहा है, राइट। और बाकी अगर कोई टॉपिक आपको ढूंढना है, नहीं मिल पा रहा आपको, तो मैगजीन तो वैसे अवेलेबल है, मैगजीन में इंडेक्स पेज आपको मिल ही जाता है, तो उस पर जो है वो पूरे टॉपिक्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और बाकी फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, ढूंढना है स्पेसिफिक किस वीडियो में वो टॉपिक है, तो आप मैसेज करके जो है वो पता कर सकते हैं, राइट। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट, मुझे याद है कि ग्रुप में मैसेज किया था कि सर ने 17+1 मैकेनिज्म वाला टॉपिक करा दिया था क्या, तो मैंने ऑलरेडी करा दिया था वैसे तो वो वाला टॉपिक, बट फिर से अब न्यूज में आ गया तो रिपीट कर लिया, तो मे भी शायद जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा तो उनको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये 17+1 इनिशिएटिव है क्या, या मैकेनिज्म है क्या। और देखो ये अभी क्या हो रहा है कि इशू यही है, दो इशू अभी हमने देखे, कैसा, पहला वाला इशू कौन सा है, एक तो ताइवान के साथ संबंध बना रहा है लुथियानिया, और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है कि उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ, मतलब उनके सपोर्ट में जो है वो इसने एक प्रस्ताव भी जो है वो अपनी संसद में जारी किया। और फिर लुथियानिया और यूरोपीय संघ के राजनेताओं पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाइनीज ने सैंक्शन लगा दिया लुथियानिया के ऊपर और यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिशियंस के ऊपर वेरियस चीजों को लेकर, और चीन ने कुछ यूरोपीय राजनेताओं और शिक्षाविदों के खिलाफ देश में प्रवेश करने संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध लगाने का भी फैसला लिया है। इसने कहा है कि एंट्री बैन कर देगा ये, यानी कि जो भी लोग हैं, मतलब यूरोपियन पॉलिटिशियंस जो हैं और एकेडमिशियंस जो हैं, वो चाइना नहीं आ पाएंगे, इसने डिसाइड किया कि वो बैन कर रहा है उनकी एंट्री, राइट। और इसका यूरोपीय संघ चीन संबंधों पर प्रभाव पड़ा है, तो यूरोपियन यूनियन और चाइना के जो रिलेशंस है वो इंपैक्ट हुए हैं इस चीज के कारण, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। अब एक्चुअल बात करते हैं कि ये 17+1 इनिशिएटिव है क्या, राइट। तो 17+1 पहल जो है ये चीन के नेतृत्व में गठित एक प्रारूप है जिसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी। तो ये चाइना लेड फॉर्मेट हम लोग को देखने को मिलता है, चाइना ने इसकी शुरुआत करी थी 2012 में बुडापेस्ट में, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर कंट्रीज जो हैं, राइट, उनके संबंध इसे बीजिंग के साथ जो है वो एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। तो 17 कंट्रीज यूरोप की हैं, एक कंट्री चाइना की है, तो ये इस प्रकार से कर रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहा है इस क्षेत्र पे। ये बेसिकली वही पॉलिसी है इसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो हमें देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा ढांचा सदस्य राज्यों में पुल, मोटर मार्गों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ब्रिजेस हैं, मोटरवेज हैं, रेलवे लाइंस हैं, पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें शामिल है, और ये सब चीजें वो इसलिए कर रहा है कि जिससे कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है बिल्कुल, इसका पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा इसका विजन जो है ना आज की डेट में, आप ये मान के चलो, आपको अगर मेंस का आंसर लिखना है चाइना से रिलेटेड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तो भूलना मत, और उससे जुड़े जितने भी चीजें आज की डेट में आ रही हैं वो तो आपको मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट, उइगुर मुस्लिम्स, इसको तो लिखना ही लिखना है, राइट। उइगुर मुस्लिम्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओगे तो ट्रेड वॉर भी मेंशन कर देना अगर करना चाहो, जो यूएसए और इसके बीच में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा इंडिया के साथ जो है वो इसके रिलेशंस कैसे हैं, तो अभी हाल के जो इशू जो है लद्दाख के इशू, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। इसकी हुआवे की कंपनी जो स्पाई करती है, इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो वो सब चीजें मेंशन कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट आज की रेट में अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको रटे होंगे, फिंगर्स पे ये पूरे पॉइंट्स रटे होंगे, मैंने रटवाई दिए होंगे आपको, राइट। जैसे जैसे आप जैसे अपना कभी कभी गाइस फीडबैक भी दिया करो आपकी, आपको जो है वो, जो मैं करंट अफेयर जो आपको पढ़ाता हूं तो आपको तुरंत याद भी रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है ना कि वो तुरंत ही जो है वो आप चीजों को याद कर पाओ, इस तरीके से समझो कि आप रिटेन करो लंबे समय तक चीजों को। और बाकी मैंने आपको एक बताया हुआ है एक स्ट्रैटेजी कि आपको करना क्या रहता है, डेली जो आप लेक्चर्स सुनते हो,
राइट। तो उसको क्या करना है, आपको रात में रिवाइज करना है। और आप अगर करंट अफेयर्स के पीडीएफ पेड पैकेज में हो गए तो आपके पास वो मैगजीन आ गई होगी, मैगजीन नहीं मतलब कि डेली हैंडआउट जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है, तो आपको उसको रात में एक बार पढ़ लेना है, एक बार एज इट इज पढ़ लेना है, राइट। और बिल्कुल फास्ट पढ़ना है, क्योंकि आप समझ तो गए हो पूरी चीजों को। तो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो खुद टॉपिक में कंटेंट मत पढ़ो, टॉपिक पढ़ते से भी याद करो कि हाँ क्या क्या याद है आपको उस कंटेंट से रिलेटेड जो आप सुबह पढ़ रहे हो। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी याद करने की शक्ति भी बनेगी। ये प्रैक्टिस जो है ना काफी सारे स्टूडेंट्स करते नहीं और फिर वो बाद में पछताते हैं। फिर आपको क्या करना है, हमारा दिमाग जो है वो एकदम से भूल जाता है। फिर आपको एक हफ्ते बाद जब मैं आपको वीकली रिवीजन के लिए जो कंपाइलेशन देता हूं ना, अब मेरे को कोई शौक नहीं पड़ा रहता कि उस पीडीएफ को जो है एक बनाकर आपको दूं, ये मैं आपकी स्पेशली सीरियस स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए देता हूं। तो उस कंपाइलेशन को आपको देखना रहता है, जैसे कि आपके पास एक वो आ जाए, पॉपअप आ जाए कि हाँ यार सर ने आज संडे है, आज सर ने कंपाइलेशन बना के दिया, मुझे वो पढ़ना है, तो मैं आपको फोर्स करता हूं। और फिर वैसे ही मंथ के एंड में आपके पास मैगजीन आई थी, और जो भी स्टूडेंट्स मई मंथ में एनरोल थे, अभी बस कल कल मेरे ख्याल से कल तक मैं आपकी मैगजीन जो है वो रिलीज कर दूंगा, और एक आध दिन में आपके एमसीक्यू, जिन्होंने एमसीक्यू के लिए एनरोल किया तो आपके पास एमसीक्यू आ जाएगी। इस तरीके से तैयारी रखो, ठीक है। तो देखो इस पहल से चीन का क्या लाभ है, तो चाइना का नैरेटिव जो 17+1 इनिशिएटिव की तरफ जो हमें देखने को मिल रहा है, तो वो अपने यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, राइट, जो कि लेस डेवलप्ड है वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से। ईस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्रीज है ना वो लेस डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है। तो अब ये फायदा उठाना चाह रहा है। ये जो देश है एक तो डेवलप नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ देगा, लोभ देगा, लाभ नहीं लोभ देगा, और खुद लाभ उठाएगा। और वो बोलेंगे अरे हम तो गरीब है, हमारा पैसा नहीं, इन्वेस्ट कहां से करें। अरे लो मैं तुम्हें देता हूं पैसे, करो इन्वेस्ट, मुझसे लोन लेकर इन्वेस्ट करो। तो लोन पर भी दबा देगा। अब कोई मान के चलो, कंट्री छोड़ो, एक व्यक्ति को दिमाग में रखो, कोई व्यक्ति जब लोन पर दबा रहता है, जिसने उसे लोन दिया होता है, तो ऑब्वियस ही बात है जब पार्टी वगैरह में मिलेगा, जैसे कि चाइना चाइना को एक व्यक्ति मानो, चाइना जो है वो एक व्यक्ति है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक गरीब देश, राइट, मतलब कि इसका ईस्टर्न यूरोप का, जिसने चाइना से लोन लिया है। अब वो पार्टी में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर तो थोड़ा झुका रहेगा, अरे यार इससे तो मैंने थोड़ा सा लोन वगैरह ले रखा है, इसने मेरी मदद करके रखी है। तो पार्टी में जब चार दोस्त के सामने होंगे तो वो किसका सपोर्ट करेगा, चाइना का ही सपोर्ट करेगा, राइट, क्योंकि उसे पता है कि इसने एक तो लोन भी दिया हुआ है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसने बिल्डअप करके दिया हुआ है, तो ये तो जो है वो भारी भरकम पार्टी है, इसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। कल को इसने छोड़ दिया हमें तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बिल्डअप किया है उसका एक्सेस नहीं देगा और बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, राइट। और ये करने वाला है आने वाले समय में। आप जब जब तक तो आप जो है वो ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, तब आप मेरी पढ़ाई हुई ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, देखना आने वाले कुछ नहीं तो आपको 10 साल में चीजें देखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से जो जो कंट्रीज को छोड़ेंगे, किस प्रकार से उनके ऊपर ये आतंक क्रिएट करेगा। आतंक मतलब किस प्रकार से उनके लिए ट्रेड का एक्सेस बंद कर देगा, राइट, अपने इस रूट को बनाकर, रोड को बनाकर। और जिन कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया उन्हें अगर ट्रेड करना है और इस रूट से होकर गुजरना है तो उनसे टैक्सेस लेगा, पैसे वसूलेगा, एनिमी कंट्री को एक्सेस नहीं देगा। तो ये वाली चीज इसकी हरकतें होने वाली, इसलिए तो हम लोग इसके साथ जुड़ नहीं रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, क्योंकि इसकी चाल है ये पूरी पूरी, राइट। हाउएवर प्लेटफॉर्म इज लार्जली सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइनाज फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि ये एक्सटेंशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना के। इसके अंदर हम लोग को 12 यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है और 5 बाल्कन कंट्रीज हैं, अल्बेनिया, बोस्निया, हर्जिगोविना और बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लाटविया और लिथुआनिया, मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। तो ये सब जो कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताया ना, तो आपकी दीवार में जो वर्ल्ड का मैप है, तो जाओ जरा यूरोप की तरफ और यूरोप पर ये पूरी कंट्रीज के ऊपर अपने अपने एक बार हाथ रख लो कि कहां कहां पर ये कंट्री है, तो उसकी लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात करेंगे। तो देखिए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट जो कर्नाटका की है, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ कंप्लीट फेलियर on the part of state government to comply with its statutory obligation of establishing old age home as per provision of maintenance and welfare of parents and senior citizens act 2007। तो कर्नाटका की हाई कोर्ट ने बोला है कि कर्नाटका सरकार फेल हो गई है, उसने ओल्ड एजेस होम को स्टैब्लिश नहीं किया है जिसे उसे स्टैब्लिश करना चाहिए इस 2007 के कानून के तहत, राइट। ये जो 2007 का जो कानून है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, तो इसके थ्रू ओल्ड एज होम जो है वो बनाने थे, स्थापित करने थे, वृद्धाश्रम, और इसने स्थापित करने में ये फेल हो गई, राइट, विफल हुई है। तो इस पर जो है वो हाई कोर्ट जो कर्नाटका की है, उन्होंने कर्नाटका सरकार को ये कड़ी खोटी बात सुनाई। तो देखो क्या कानून के अनुसार
क्या कानून के अनुसार कर्नाटका के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है? तो इस पर बात करते हैं। तो सेक्शन 19 इस कानून का वो क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम एट एक्सेसिबल प्लेस as it may deem necessary in a phased manner beginning with at least one in each district। तो देखो, वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट शुरुआत तो करनी है, बनाना तो है ही, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि हाँ करना है। आप ज्यादा मत करो नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी स्टेट के अंदर नीड नहीं है ज्यादा या आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा नीड नहीं है, राइट, वृद्ध लोगों की, तो आप कर सकते हो, आप एक कर सकते हो, ज्यादा मत करो बट एक तो करो। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये मैंडेटरी है कि एक तो करना जरूरी है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब अ स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम भी बना सकती है, एक योजना भी बना सकती है वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिए, राइट, मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा व्हाट हैज हाई कोर्ट सेड ऑन दिस, इस विषय पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है? तो देखो, हालांकि अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकारें वृद्धाश्रमों की स्थापना और अनुरक्षण करेंगी, मतलब मेंटेन करेंगी और स्टैब्लिश करेंगी, राइट, वृद्धाश्रमों को, ओल्ड एज होम को, राइट। इसके लिए अंग्रेजी के मे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो, अंग्रेजी में मे शब्द का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब वो है कर, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पुख्ती वाली बात नहीं होती है। ये मे मतलब आप कर सकते हो यार, यू मे डू इट, आप करना चाहो तो कर लो, है ना। तो वो इंग्लिश का ये शब्द होता है और इसी शब्द को जो है वो इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जाता है। हालांकि वहां पर मेंशन्ड है कि आपको जो है वो एक मतलब एटलीस्ट आपको शुरुआत करनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वृद्धाश्रम की, राइट। बट इंटरप्रेट क्या किया जाता है, मे लिखा हुआ है, मे मतलब कि वो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहे, राइट। तो अदालत ने कहा है कि विभिन्न कारकों, मतलब कि फैक्टर्स के आधार पर कानून की व्याख्या करते समय करेंगी, मतलब कि मे शब्द की व्याख्या करना होगा, अर्थात शैल भी की जा सकती है, मतलब कि मे की जगह शैल जो है वो होना चाहिए, और इसके विपरीत भी की जा सकती है, यानी कि शैल के अलावा भी की जा सकती है। तो ये वाली चीज यहां पर बताएगी, मतलब कि हाईकोर्ट उस चीज में है कि हाँ यार आपको करना है, मतलब कि उसमें अगर लिखा हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वृद्धाश्रम होना चाहिए तो आप उस पर उसका पालन करें। तो आपको मेनली क्या समझना है एग्जामिनेशन के लिए कि हाँ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वृद्धाश्रम बनाने की इस कानून ने बात करी, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट। और सिर्फ ये वाली चीज बस ध्यान में रखो, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और क्यों जरूरत है यार इस प्रकार के वृद्धाश्रमों की, तो आप जानते हैं इसके बारे में, आई डोंट थिंक कि वी नीड टू डिस्कस कि जीवन की कठोर वास्तविकता को देखते हुए निर्धन वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, जो पुअर, जो सीनियर सिटीजन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त होने के कारण काफी बुजुर्गों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा बुढ़ापा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है। जिस प्रकार से ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम आज की डेट में खत्म हो गया ना, तो ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, एथिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 में या ऐसे में भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार से ज्वाइंट फैमिली का अब नहीं होता, आजकल लोग ज्वाइंट फैमिली में बिलीव नहीं करते। इवन मतलब लोग सोचते हैं कि यार वो रहे, उनकी वाइफ रहे, उनके 2 बच्चे रहे, बस अलग रहे, राइट। ज्वाइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, राइट, तो उसमें लोग आज की डेट में वो नहीं कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कल्चर जो है वो ज्वाइंट फैमिली का खत्म हो चुका है एक प्रकार से, राइट। तो इसलिए अब वृद्धों की देखभाल करने के लिए कोई बचता नहीं है, तो वृद्धाश्रम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये मेन चीज की, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तो देखो, इस अधिनियम के तहत एडल्ट चिल्ड्रन जो है, एडल्ट चिल्ड्रन और उनके हीर्स उत्तराधिकारी जो हैं, उनके लिए माता पिता को मासिक भत्ता के रूप में भरण पोषण प्रदान करना कानून रूप से बाध्य बनाया गया है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, लीगली ऑब्लिजिंग जो है वो बनाया गया है कि जो भी एडल्ट बच्चे होते हैं, राइट, और उनके जो वारिस होते हैं, राइट, एडल्ट चिल्ड्रन के, तो उन्हें अपने पेरेंट्स को मंथली अलाउंसेस जो है वो देना होगा, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। इस अधिनियम में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक भरण पोषण का दावा करने के लिए एक सस्ती और त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इनएक्सपेंसिव और स्पीडी प्रोसीजर जो है वो लाई गई है, जिसके थ्रू मंथली मेंटेनेंस जो है वो क्लेम किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स
जो है वो क्लेम कर सकते हैं इस प्रकार के मंथली इसको भत्ते को, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पेरेंट्स कुड मीन बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और स्टेप पेरेंट्स। तो देखो पेरेंट्स के अंदर वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी आएंगे, एडॉप्टिव भी आएंगे, मतलब जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया होगा तो वो भी पेरेंट ही कहलाएंगे, और स्टेप पेरेंट भी, जब कई बार होता है ना कि कपल दूसरी शादी कर लेते हैं, राइट, तो वो जो बच्चे जो होंगे तो उन्हें उन अपने यानी कि पेरेंट्स में बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे तो उनकी भी उन्हें देखभाल करनी है, या फिर अगर एडॉप्टिव होंगे यानी कि वो बच्चा अगर एडॉप्टिव है तो भी उस बच्चे का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो अपने माँ बाप की जो है वो देखभाल करे, उनको मंथली अलाउंस जो है वो प्रोवाइड कराए, राइट। और या फिर स्टेप पेरेंट्स है मतलब कि सौतेले माता पिता, तो ये भी जो है वो उसके तहत आ रहे हैं पेरेंट्स की कैटेगरी में। पेरेंट्स का मतलब ये है। और अंडर दिस एक्ट देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन, राइट। तो जो जीवन और संपत्ति की रक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं इस अधिनियम के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो बच्चा जो है जो अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस बच्चे के ऊपर इस ये वाला जो कानून हमें देखने को मिल रहा है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007, ये लागू नहीं होता। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, वो भी लागू होगा। इवन जो सौतेले माँ बाप हैं उनके लिए भी लागू होगा। तो उन्हें बच्चों को जो है वो अपने, चाहे वो सौतेले माँ बाप हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो एडॉप्टिव हो, राइट, बच्चा एडॉप्टेड हो, तो उसे अपने माँ बाप की देखभाल करनी है इस कानून के तहत। तो ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो यानी कि खुद से जब केस जो है वो देखती है सुप्रीम कोर्ट बिना किसी पिटीशन के या बिना किसी इसके अपील के, तो महामारी के कारण अपने निकटस्थ लोगों को खोने वाले और सदमा झेलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के तरीके की जांच की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जांच की जाए कि किस प्रकार से जो है वो जो भी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को जो है वो खो दिया है इस पेंडेमिक के समय पर, तो उन बच्चों की कैसे देखभाल की जाएगी और क्या उस पर प्रक्रिया जो है वो चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है सरकार की तरफ से, उस पर जांच की जाए। इस रिगार्ड में मई 28 को कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि कुछ वेलफेयर मेजर्स जो है वो लाए जाएं, राइट, कल्याणकारी उपाय जो है वो लाए जाएं, जिससे कि पेंडेमिक के समय पर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनको जो है वो मदद दी जा सके, मदद मिल सके। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हमें देखने को मिलता है NCPCR, और स्टेट जो है गाइस उन्होंने कहा है कि मतलब एक डेटा जो है वो कंपाइल किया जाए उन बच्चों का जिन बच्चों को इमीडिएट केयर की आवश्यकता है। तो एक रजिस्ट्री बनाने की यहां पर बात हो रही है, एक डेटा जो है वो बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा बाल स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल हमें देखने को मिलता है, राइट। तो उसमें कुछ डेटा जो है वो सामने आए, नियरली 10,000 बच्चे जो है वो हमारी कंट्री के अंदर जिन्हें इमीडिएट केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है 10,000 बच्चों को। इसके अंदर बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 17 साल की है, 0 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो अनाथ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अनाथ हो गए हैं 2020 के बाद से। और इन बच्चों के लिए तस्करी और देह व्यापार, राइट, यानी कि ट्रैफिकिंग और फ्लैश ट्रेड में इन बच्चों को धकेले जाने का खतरा काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में आई थिंक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस मुद्दे के बारे में, इस इशू के बारे में। तो विशेष ध्यान देने की क्या जरूरत है, स्पेशल अटेंशन देने की क्या जरूरत है। तो प्रलयकारी कोविड-19 महामारी जो हमें देखने को मिलती है, तो देखो कैटास्लिस्मिक जो होती है उसका मतलब होता है प्रलयकारी। तो प्रलयकारी कोविड-19 महामारी जो है इसने समाज के कमजोर वर्गों को तबाह कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है, राइट, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो हेल्थ वाइज हो, राइट। और ऐसे कई बच्चे हैं जो या तो परिवार में कमाने वाले या अपने माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों को अधिकारियों की ओर से तत्काल और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये वाले पॉइंट जो है वो आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने वाकई में बहुत बुरी स्थिति जो है वो क्रिएट कर दी है। काफी सारे बच्चे वाकई में अनाथ हो गए, और नहीं तो फिर काफी सारी फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक कमाने वाला सदस्य था वो अब नहीं है, तो उस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं, राइट। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो 2007 मार्च में इसे सेटअप किया गया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्वेश्चन आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर ये आती है बॉडी, राइट। तो देखिए इस कमीशन का मैंडेट क्या है, आयोग के कार्य क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कानून बन रहे हैं, जितनी भी विधियां हैं, समस्त विधियां, जितनी भी नीतियां हैं, मतलब पॉलिसीज वगैरह, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, या जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज मेंशन्ड है बच्चों के राइट्स को लेकर, राइट, बाल अधिकारों को लेकर, तो वो होनी चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड को लेकर, राइट, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में जो हम लोग को अधिकार, बाल अधिकार जो देखने को मिलते हैं कि चाइल्ड के राइट जो है वो क्या होंगे, जो मेंशन किए गए हैं, तो वो भी जो है वो पॉलिसीज के अंदर शामिल होने चाहिए। तो ये सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम बन रही हैं वो दो चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बाल अधिकार जो मेंशन्ड है, राइट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के तहत जो चीजें मेंशन्ड है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाइल्ड राइट्स को लेकर जो चीज लिखी हुई है, तो वो चीजें जो है वो हमारे कानूनों के अंदर भी शामिल होनी चाहिए। तो इस पर ये काम करती है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एनसीपीसीआर क्या करती है गाइस, तो ये इंक्वायरी करती है। इनके पास जब भी कंप्लेन आती है कि मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं, बाल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर ये इंक्वायरी करती है, राइट। तो ये इसके कार्य हमें देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति को ये बुलवा सकती है, राइट, और उससे एविडेंस वगैरह जो है वो मांग सकती है, राइट, साक्ष्यों की मांग कर सकती है एक व्यक्ति को बुलाकर, मैजिस्टेरियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, न्यायिक जांच जो है इसका आदेश दे सकती है, रिट पिटीशन फाइल कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत जो है वो रिकमेंड कर सकती है उन लोगों को जो लोग अफेक्टेड हैं, राइट। तो ये सब चीजें इसके दायरे के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसके कार्य होते हैं। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इस कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें एटलीस्ट 2 जो होनी चाहिए वो महिला होनी चाहिए, और सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कितने समय के लिए, तो 3 साल के लिए। मैक्सिमम एज जो होती है इस कमीशन के अंदर अधिकारियों की वो 65 साल की होती है चेयरमैन के लिए, और 60 साल होती है मेंबर्स के लिए, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब देखो चाइना की एक बदतमीजी फिर सामने आ गई। आजकल तो मन करता है उठा के पटक दो इसको। H1N3 बर्ड फ्लू का स्ट्रेन हमें देखने को मिला है, राइट। चाइना के अंदर दुनिया का पहला ह्यूमन इन्फेक्शन H1N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन का पाया गया। H1N3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज में H1N3 था, किससे एसोसिएटेड है ये, तो बर्ड फ्लू ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बर्ड फ्लू। और ये टाइप है बर्ड फ्लू का या एवियन फ्लू का, और इसमें मतलब कि ये ज्यादातर बीमार कर देता है जो वाइल्ड, जो जंगली एक्वेटिक बर्ड्स होती है ना, जंगली जो जलीय पक्षी जो होती हैं, उनमें ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। और ये घरेलू जो प्रजाति जो होती है ना पोल्ट्री की, डोमेस्टिक पोल्ट्री की, जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं जहां पर अंडे वगैरह जो है वो जहां पर का काम चलता है, राइट। और दूसरी जो बर्ड की स्पीसीज और एनिमल की स्पीसीज है उन्हें ये इफेक्ट कर देती हैं, राइट। यानी कि ये वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड से फिर दूसरे बर्ड्स में जो है ये फैलती है ये बर्ड फ्लू। और देखो इसका स्प्रेड और ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्रसार और संचरण इसका कैसे होता है। तो देखो इन्फेक्टेड चिड़िया जो होती है ना, इन्फेक्टेड बर्ड जो होती हैं, राइट, तो उनका जो सलाइवा होता है, उनकी जो लार होती है, बलगम होती है, मल जो होता है, म्यूकस पूप वगैरह, राइट, तो उससे जो है वो ह्यूमन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, राइट। जब भी उनकी आंखों में चला जाता है, नाक में या माउथ में चला जाता है, या फिर जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल जो इन्फेक्टेड होते हैं वो जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब ह्यूमंस को ये जो है वो स्प्रेड हो जाता है, यानी कि ह्यूमंस तक ये बीमारी जो है वो पहुंच जाती है। अब इससे जुड़ी चिंता का कारण क्या है, तो देखो गाइस हेल्थ अथॉरिटीज ने तो हालांकि कहा ये है कि जो है वो इसका जो प्रकोप है, आउटब्रेक जो होगा, यानी कि तेजी से जो ये फैलेगा, तो उसकी आशंका जो है वो काफी कम है, उसको नकारा गया है। हालांकि ये चीज कही गई है कि जो पोल्ट्री से मनुष्य में वायरस का एक छिटपुट संचरण था, यानी कि बहुत ही छोटा सा वायरस ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिला था, और इसके कारण पेंडेमिक का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम है, तो ऐसा इन्होंने बोला है। बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट की एक क्वालिटी होती है, वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करते, भले ही वो क्यों ना छोटी सी हो। बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक जो इंसान है उसकी बॉडी में अगर कोई बीमारी है,
इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लिया, इनिशियल स्टेज में पता लग गया कि यार वो बीमारी क्या है, तो उसको आप सही कर सकते हो। बट जब बीमारी बढ़ जाएगी तब लाखों रुपए भी इलाज में खर्च होंगे और कंफर्म भी नहीं हो पाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो, मतलब इंश्योर भी नहीं किया जा सकता कि वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप ये भी मेंशन करेंगे हमेशा, जब भी मौका मिले, कि कोई भी छोटी चीज भी अगर क्यों ना हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जो है वो रिजॉल्व कर देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उससे वो बढ़ जाए और उससे खतरा जो है वो और बढ़ जाए। तो उससे बेटर है कि इनिशियल स्टेज में ही खत्म कर दो, या इनिशियल स्टेज में ही तौर तरीके ढूंढना शुरू कर दो कि यार ये बाई चांस आगे चल के फैलता है तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है, तो उस पर रिसर्च भी शुरू कर दी जाए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए मेंस के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखो H10N3 जो है वो लो पैथोजेनिक या फिर रिलेटिवली लेस सीवियर स्ट्रेन हम लोग को देखने को मिलता है, कम गंभीर प्रकार है ये, राइट, वायरस का पोल्ट्री के अंदर, और इसके फैलने का जो रिस्क है लार्ज स्केल पर वो भी काफी कम है। अब देखिए इसे फैलने से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो व्यक्तियों के लिए बीमार या मृत घरेलू पक्षी जो होती है ना, जो डेड पोल्ट्री बर्ड है या फिर बीमार बर्ड हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए लोगों को, राइट, कि लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इवन जो जीवित पक्षियां वगैरह जो होती हैं, लाइव बर्ड जो होती हैं, उनके भी सीधे संपर्क से बचना चाहिए लोगों को, तो उससे ये रुक जाएगा, यानी कि फैलेगा नहीं। और लोगों को इस समय खाने की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, राइट, लोगों को अटेंशन पे करना चाहिए फूड हाइजीन के ऊपर, राइट, हाइजेनिक फूड के ऊपर। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनना चाहिए, आत्म सुरक्षा हेतु जागरूक रहना चाहिए, साथ ही बुखार और सांस लेने में संबंधी कुछ भी लक्षण आते हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं रेस्पिरेटरी या फीवर टाइप के, तो उसकी निगरानी करते रहना चाहिए, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब देखो जैसे कि बर्ड फ्लू है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उससे ये वाला जो स्ट्रेन है वो कैसे अलग हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो चीन में जानवरों में बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन पाए गए हैं, किंतु मनुष्यों में बड़े पैमाने पर अभी तक इसका कोई प्रकोप नहीं फैला है, राइट, मास आउटब्रेक जो है वो अभी तक ह्यूमंस में नहीं हुआ है। और चीन में बर्ड फ्लू के कारण आखिरी मानव महामारी वर्ष 2016-17 के दौरान H7N9 वायरस में फैली थी। तो देखो लास्ट ह्यूमन एपिडेमिक जो थी बर्ड फ्लू की, वो देखो चाइना में ही फैली है, और ये लेट 2016 टू 2017 में हुई थी H7N9 वायरस की। देखो ये भी ध्यान में रखना, H7N9 वायरस जो है ये भी हम लोग को बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन देखने को मिलता है, तो ये भी बर्ड फ्लू से एसोसिएटेड है ये वाला स्ट्रेन वायरस का। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और चाइना के अंदर ही इस प्रकार के वायरस का घर लगता है आजकल, तो कि घर हो गया, ये जितने भी वायरस है सब यहीं से उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा H5N8 की बात करें गाइस, तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, उसका एक सब टाइप है ये, इसे बर्ड फ्लू वायरस हम लोग कहते हैं। और H5N8 जो है गाइस, इसका खतरा जो है वो मनुष्यों के लिए काफी कम है, मतलब कि मनुष्यों को इससे कोई खतरा नहीं है एज सच, बट हाँ काफी डेंजरस है। जो जंगली पक्षी वगैरह जो होती है ना, जंगली पक्षी वगैरह और जो घरेलू पक्षी वगैरह, पोल्ट्री में जो पक्षियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक है, राइट, लीथल है, उनकी जान जाने का इसमें खतरा है। और अप्रैल में हाईली पैथोजेनिक H5N6 इन्फ्लुएंजा आया था, राइट, वाइल्ड बर्ड्स में, और ये नॉर्थ ईस्ट चाइना की शेनयांग सिटी पर हम लोग को देखने को मिला था। देखो चाइना के अंदर बर्ड फ्लू है। और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, तो इसके सबटाइप जो होते हैं वो 2 सरफेस प्रोटीन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, राइट। फॉर एग्जांपल वायरस जो होता है जो कि HA7 प्रोटीन का हमें देखने को मिलता है और NA9 प्रोटीन जिसमें होता है, तो वो सब टाइप H7N9 जो है वो कहलाया जाता है, राइट, मतलब कि जिसमें हेमाग्लूटिनिन जो है वो HA7 प्रोटीन का होता है और न्यूरामिडेज जो है वो 9 प्रोटीन का होता है, तो उसे H7N9 जो है वो कहा जाता है। तो H और N जो है ना, तो ये H जो है वो हेमाग्लूटिनिन और N जो है वो न्यूरामिनिडेज से जो है वो बना है। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा आ जाए कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये वाला जैसे वायरस देख लो HN, इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, H7N9 वायरस हमें देखने को मिल रहा है, H10N3 जो है, तो देखो इसमें ये चीज आ सकती है, ये H और N जो है वो उससे क्या संबंध है, H और N किससे रिलेटेड है, तो आपको ये दोनों चीज बस पता होनी चाहिए, राइट, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी ऐसी चीज आ सकती है, ठीक है, तो उसमें अवेयर रहना। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक की बात करेंगे। बात हो रही है यहाँ पर MB टैग के बारे में, MB टैग की यहाँ पर बात हो रही है, आइए जानते हैं ये है क्या। तो इंडिया का पहला इंडिया में बना हुआ
टेम्परेचर डेटा लॉगर है कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए। कोल्ड चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है गाइस? तो आप लोग को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, कोल्ड चेन मैनेजमेंट होता है। कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है क्योंकि जो जो फल वगैरह जो होते हैं ना, फल वगैरह या पेरिशेबल कमोडिटीज वगैरह होती हैं, सब्जियां वगैरह जो होती हैं, तो उनको एक टेम्परेचर में रखना पड़ता है लंबे समय तक उनको मतलब सर्वाइव करने के लिए। नहीं तो फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर में रहेंगे तो सड़ जाएंगे। बात बिल्कुल वैसी है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पर छोड़ दो केले को, केला नहीं, जैसे कि केले तो वैसे ही बाहर ही रखते हैं वैसे तो, और जैसे कि दूसरी सब्जियां वगैरह जो होती है आप डाइनिंग टेबल पे छोड़ दो, कुछ समय बाद सड़ जाएगी। कंपैरेटिवली आप अगर फ्रिज में रखोगे तो लंबे समय तक वो चल पाएगी, राइट। तो देखो ये इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करती है। जब भी किसी पेरिशेबल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिसकी लाइफ जो है वो कम रहती है, जो खराब हो जाता है, सड़ जाता है जल्दी, तो जब भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके टेम्परेचर को रियल टाइम में रिकॉर्ड करती है डिवाइस। इवन वैक्सीन के लिए भी, इवन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, तो उनको भी जो है वो मतलब ये ऐसी चीजें जो कि जिनको एक कोल्ड टेम्परेचर की या कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है, तो इनको ट्रैक करने के लिए, इनके टेम्परेचर को ट्रैक करने के लिए ये डिवाइस है एम्बीटेक। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखना, आईआईटी रूपर के द्वारा इसे बनाया गया, बस दैट्स इट। ये 2-3 पॉइंट बस आपको ध्यान में रखना है। अब सीनोवैक कोविड 19 वैक्सीन की यहां पर बात हो रही है, सीनोवैक कोविड 19 वैक्सीन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर दिया है सीनोवैक कोविड 19 वैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग के लिए। ये दूसरी चाइनीज वैक्सीन है जिसे डब्ल्यूएचओ ने ग्रीन लाइट दी है। अब इस चीज पर पता है बहुत चिड़ा हुआ है यूएसए। यूएसए ने बीच में बोला भी था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो फेवर करता है चाइना को, प्रो चाइना है वो डब्ल्यूएचओ। तो इसके कारण यूएसए और डब्ल्यूएचओ के बीच में झड़प भी हम लोग को देखने को मिली थी। आपको ये वाला भी एक पॉइंट पता होना चाहिए, इस प्रकार की चीज भी। तो मतलब पिछले महीने सीनोफ्रेम जो है वो पहली चाइनीज वैक्सीन बन गई थी जिसे डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया था, और अब ये दूसरी चाइनीज वैक्सीन है जिसे डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी उपयोग के लिए अप्रूव कर दिया, सीनोवैक को। अब देखिए इससे होगा क्या गाइस? तो इससे हमें देखने को मिलेगा कि स्पेशली वो कंट्रीज जिनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटर जो है वो उनके खुद के नहीं है, तो उन कंट्रीज को आसानी से जो है वो मतलब इंपोर्ट हो जाएगी उन कंट्रीज के लिए ये वैक्सीन, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो विभिन्न देशों के लिए, विशेष रूप से उन देशों के लिए जिनके स्वयं के अंतरराष्ट्रीय मानक नियामक नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, और आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने से किसी वैक्सीन को शीघ्रता से आयात करने और वितरित करने का मार्ग प्रशस्त होता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है, बस सिंपल सी एक फैक्ट आप ध्यान में रखना। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में पहले भी हालांकि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि दवाओं और उपकरणों सहित कोविड 19 के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी यानी कि होर्डिंग, मुनाफाखोरी यानी कि प्रॉफिटरिंग, और मुझे जब मैं रिवीजन क्लास ले रहा था तो मेरी एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने, मैंने जब समझाने की कोशिश करी, देखो गाइस कई बार क्या होता है, मैं आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप करता हूं। मेरा जो काम होता है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो मैंने आपको बताया था कि कई बार लोग बाग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट वगैरह को जो है वो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या हरकत पटकते हैं कि इन लोग, जैसे कि जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जीएसटी काउंसिल ने अगर किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी के रेट्स अगर कम किए हैं, बात को समझना, सिचुएशन को समझना, किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी के रेट कम किए हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए, इन लोग क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट में जो है वो जीएसटी के जो रेट्स होते हैं उसको कम नहीं करते हैं, वो प्रीवियस रेट पर ही बेचते हैं। मतलब कि मान के चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समय पर 100 रुपए की जो है वो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, एक समय पर, जिसमें जीएसटी का रेट जो था मैंने मान लिया कि 18% है या जो भी XYZ बड़ा हुआ रेट है। अब जीएसटी ने अगर अपने रेट्स को कम किए तो ये प्रोडक्ट की प्राइस मैं मान लेता हूं 80 रुपए हो गई। तो लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग 80 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, उन्हें बेचना एक्चुअली लीगली 80 रुपए में चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जो है वो रेट जो है वो टैक्स के रेट जो है वो कम किए, बट यहां पर उन्होंने उस चीज को इफेक्टिव नहीं बनाया, वो अभी भी 100 रुपए में ही बेच रहे हैं। तो मैंने स्टूडेंट को ये बताया था, यानी कि आप लोग को ये बताया था जब मैं रिवीजन क्लास ले रहा था, कि लोग बाग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को, ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज जो है वो करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। तो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर प्रॉफिटरिंग जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो मुनाफाखोरी होता है। तो मुझे ही पता है वो मुनाफाखोरी होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, राइट। क्योंकि कई बार शब्दों की जगह अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया करो। शब्द तो ऐसे हजारों हैं, बट अंडरस्टैंडिंग जब तक क्रिएट नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तब तक भेजे में थोड़ा ना घुसेगा कुछ। मेरा मेन फोकस है कि आपके माइंड में पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर करके रखना, राइट, जिससे कि आप आसान तरीके से समझ जाओ।
चीजों को, जो चीज बताई जा रही है, राइट। तो उस पर टारगेट मत किया करो, मेन फोकस किया करो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि शब्द तो तमाम मिल जाएंगे आपको। तो देखो, जमाखोरी हो गया, मुनाफाखोरी हो गया, एडल्ट्रेशन जो हो गया, मिलावट वगैरह जो होती है, काला बाजारी जो होती है, तो उसको करने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तो एक पिटीशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि आज की डेट में कोविड-19 के समय पे जो दवाइयां हैं उस पर लोग जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही है, इस पर रोक लगाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए। तो ये चीज है। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग। तो देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है हमारा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है, और काफी सारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो सिटीजन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी मौतें हो रही हैं स्ट्रीट्स पर, राइट। हजारों नागरिक अस्पताल में बिस्तर की जमाखोरी, मिलावटी कोविड दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी और रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब और इस प्रकार की जो दवाइयां हैं जो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन की बिक्री में भारी मुनाफाखोरी के कारण सड़कों पर, वाहनों में, अस्पतालों में, परिसरों में और अपने घरों में लोग मर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा है ट्रीटमेंट, नहीं मिल पा रही है दवाइयां, ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो रही है। जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हो रही है, राइट। और याचिका में यही कहा गया कि इसलिए इन कृत्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए इस प्रकार के एक्ट को, और जो गिल्टी है उन्हें सख्त जो है वो पनिशमेंट दी जानी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है, इसको आपको बहुत ध्यान से जो है वो समझना है और मेंस में लिखना है आपको। और ये वाली चीज तो हालांकि सरकार को पहले करनी चाहिए थी इस प्रकार की। आपको शायद याद होगा, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया जब इसी प्रकार के इश्यूज चल रहे थे, तब मैंने बोला भी था कि सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत के तुरंत लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन। और एक मैंने सजेशन भी दिया था, आप चाहें तो मेंस में भी लिख सकते हैं, कि बाहर मार्केट में बेचने की जगह सरकार को, क्योंकि ये सब एसेंशियल चीज है। अब देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां पर उपयोग में लिया जाएगा? हॉस्पिटल में उपयोग में लिया जाएगा। और आपको ये भी पता है कि हॉस्पिटल के अंदर उनका खुद का क्लिनिक्स भी होते हैं, राइट, हॉस्पिटल के अंदर। तो सरकार को क्या करना चाहिए? उन्हीं के क्लिनिक्स पर ये पूरी चीज जो है वो दे देनी चाहिए, और बिल्कुल मेंशन कर देना चाहिए कि जो सरकारी रेट है उसमें दिया जाएगा, या फिर जो रेट्स है एक्चुअल में एमआरपी उसमें दिया जाएगा, और उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी वो, और उसकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना हॉस्पिटल का जिम्मा होगा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार का इशू है, तो हॉस्पिटल तुरंत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को जो है वो कांटेक्ट करे, जिससे कि वो जो है वो सिचुएशन को देखें, और या फिर जैसे ही सप्लाई जो है वो उनके पास कम आ रहा है, तुरंत वो जो है वो इन्फॉर्म करें, जिससे कि व्यवस्था की जाए उस सप्लाई को मेंटेन करने की अथॉरिटीज के द्वारा, राइट। तो ऐसी कुछ व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, बट नहीं, हमारे यहाँ तो इस प्रकार की चीज है। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये, निवारक निरोध कानून हमें देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि अभी तक जो है वो किसी ने कानून नहीं तोड़ा, किसी ने अभी तक क्राइम नहीं किया, राइट, किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया, बट फिर भी उन्हें रोका जाता है जिससे कि वो गुनाह ना करें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, निवारक निरोध जो है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए उसको भविष्य में अपराध करने से रोकने और या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में रखना, मतलब कि कैद करना शामिल होता है, कि सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर में किसी प्रकार के क्राइम ना कमिट करे, या फिर किसी प्रकार के फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से एस्केप ना हो, तो इसलिए उसे जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 3B जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसने अलाउ किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो हाँ, लिखा हुआ है। कहां पर? आर्टिकल 22 क्लॉज 3B, आपको ध्यान में रखना है। और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, राइट, और किस पर्पस के लिए? स्टेट की, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के पर्पस के लिए, राइट। और इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या कहता है? तो नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस। तो देखो, यहां पर यह चीज बताई गई कि एक व्यक्ति को जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जब अरेस्ट किया जाता है, उसे हिरासत में लिया जाता है, तो 3 महीनों से ज्यादा के पीरियड के लिए ना लिया जाए। बट हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर 3 महीनों से ज्यादा के पीरियड के लिए लिया जा रहा है, तो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट करे सफिशिएंट कॉज उसके डिटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब बताए वो एडवाइजरी बोर्ड को कि क्यों जो है वो उसे एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा है, क्यों उसे और लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है उस व्यक्ति को। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का है, इसने कहा है कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन लिए
जो डिटेंशन का जो पीरियड है उसे 3 महीने से 2 महीने तक कर दिया जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इस प्रोविजन को जो है वो लागू नहीं किया गया है और इसलिए अभी भी 3 महीने का जो प्रोविजन है वो कंटिन्यू है। मतलब कि अभी भी अगर अगर प्रेजेंट केस की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट केस में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला आता है तो किसी व्यक्ति को जो है वो कितने महीनों तक मैक्सिमम जेल में बंद किया जा सकता है, तो 3 महीने तक तो आपको ध्यान में रखना, 3 मंथ्स तक बंद किया जा सकता है। बट हाँ, अगर 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ लिया है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को कम किया गया था, 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था। प्लस ये भी ध्यान में रखना कि इसे अभी लागू नहीं किया, अभी भी 3 महीने वाला क्लॉज लागू है। और हिरासत की अवधि जो है वो कितनी हो सकती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 12 महीने तक ये जा सकती है। राइट, 3 महीने तक तो रखना ही रखना है और उसके बाद अगर लॉन्गर एक्सटेंड किया जा रहा है तो एडवाइजरी बोर्ड से जो है वो ओपिनियन लिया जाएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम 12 महीने तक जो है वो डिटेन किया जा सकता है, उसे हिरासत में रखा जा सकता है। और लेकिन यदि सरकार को कुछ नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो यह अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखना, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को कई बार ड्रैकोनियन लॉ भी जो है वो कहा जाता है। राइट, और पर्सन जो है गाइस उसे 10 दिन तक बिना उसे चार्जेस बताए कि उसके ऊपर जो है वो क्या चार्जेस लगे हैं उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। जैसे होता है ना, आपको पता होगा जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस सबसे पहले उसे बताती है कि उसके अरेस्ट होने का क्या कारण है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर 10 दिन तक जो है वो उस व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है। बताना चाहे तो बता सकते हैं, बट हाँ, अगर वो नहीं चाहे तो 10 दिन तक नहीं बताएंगे। राइट, अगर वो डिपेंड करेगा अथॉरिटीज के ऊपर, अगर वो चाहे तो 10 दिन तक उसको ये तक नहीं बताएंगे कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। और एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट के सामने जो है वो अपील कर सकता है, हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने, बट हाँ, उसको किसी भी प्रकार का लॉयर जो है वो नहीं दिया जाएगा इस पीरियड के दौरान। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिए, चिंता जो है वो इस चीज से रिलेटेड क्या है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट। राइट, यानी कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए, मतलब कि उसके जो भी वो चाहते हैं उसकी इच्छा अनुसार उसे एक वकील जो है वो मिलना चाहिए। राइट, जो कि उसका केस देखे, उसे डिफेंड करे। बट यहां पर उल्लंघन हो जाता है इस चीज का, और कई बार कानून को मिसयूज किया जाता है इस चीज को देखते हुए, यानी कि मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ऐसा कहा जाता है। बट आपको भी पता है कि इस फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो है नहीं। राइट, उसके अंदर हम लोग को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, तो ये एक प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। और सेक्शन 50 जो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, राइट, तो इसमें एनी पर्सन अरेस्टेड हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड हैज द राइट टू बेल। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 के अंदर ये चीज भी मेंशन्ड है कि किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे बताया जाएगा कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास अधिकार होगा बेल प्राप्त करने का। राइट, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। बट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किसी भी प्रकार के ये अधिकार जो है वो उस व्यक्ति को नहीं दिए जाते जो व्यक्ति अरेस्ट होता है। और इन कानून के तहत सरकार उन जानकारियों को रोक सकती है जिन्हें वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध में मानती है, और इस व्यक्ति को जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता है। राइट, तो यह चीज है जिसके बारे में आप लोग को अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, व्हाट इज द आईपीओ ग्रे मार्केट। अब आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है तो इसको हम लोग जानते हैं। तो पेटीएम का जो स्टॉक है गाइस ये बढ़ गया है, 11,500 से लेकर 21,000 हो गया है मात्र और मात्र 4 दिन के अंदर ग्रे मार्केट में। तो ग्रे मार्केट में 11,500 से बढ़कर 21,000 हो गया है पेटीएम का स्टॉक। और कुछ दिन पहले ही पेटीएम ने इस साल के अंत तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, मतलब कि आईपीओ जिसे हम कहते हैं, इसे जारी करने की घोषणा की थी। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पेटीएम के स्टॉक जोरदार जो है वो बढ़े हैं। तो आप ध्यान में रखना ये बढ़े क्यों है पेटीएम का स्टॉक मार्केट, क्योंकि पेटीएम ने कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में 3 बिलियन यूएस डॉलर की। राइट, तो उसके बाद जो है हमें देखने को मिला कि एकदम से जो है ये बढ़े हैं। अब आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आईपीओ ग्रे मार्केट होता क्या है। तो आमतौर पर जब कंपनियां अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए धन जुटाना चाहती है, देखो कंपनी को चलने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए। तो जब कंपनी चाहती है कि वो उसे जो है वो फंड रेस करना है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, तब वो क्या करती है, अपने अपने मतलब स्टॉक मार्केट पर अपने स्टॉक के कुछ पार्ट्स को बेच देती है, अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा जो है वो शेयर बाजार में बेच देती है। और इस प्रक्रिया को शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव
यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो कहा जाता है, मतलब कि आईपीओ जो है वो कहा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में मतलब कि कंपनी फर्स्ट टाइम अपने फ्रेश स्टॉक को जो है वो बेच रही है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में वो बिकता है, फिर हम लोग को वो शेयर बाजार की कैटेगरी में आ जाता है, वो शेयर बाजार पे चला जाता है ना। बट देखो, आईपीओ ग्रे मार्केट जो है वो एक अनऑफिशियल मार्केट हमें देखने को मिलता है। अभी तक तो हमने क्या बात करी थी, आईपीओ मार्केट के बारे में, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। बट यहां पर जुड़ गया है एक शब्द इसके आगे, वो है ग्रे मार्केट। तो आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां पर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जो शेयर्स हैं या फिर एप्लीकेशन जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। कब बेचे जाते हैं? जब वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते उससे पहले ही। तो अभी तक वो स्टॉक्स जो है, वो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट पर चढ़े नहीं है, उससे पहले ही जो है वो खरीदे गए या बेचे गए, तो उस चीज को ग्रे मार्केट कहा जाता है, राइट। और ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। ध्यान में रखना ये कुछ पॉइंट्स। और इसके अलावा इसे पैरेलल मार्केट भी जो है वो कहा जाता है, या फिर ओवर द काउंटर मार्केट भी इसे टर्म दिया गया है। तो अब क्या ये लीगल है या इलीगल है, ये वाला ख्याल आता है ना दिमाग में, क्योंकि अनऑफिशियल मार्केट है। एक शब्द ये जुड़ गया, राइट, एक शब्द ये जुड़ गया कि भाई शेयर बाजार में लगने से पहले ही बेच डाला, पहले ही बिक गए स्टॉक, राइट। तो क्या ये लीगल है और ये किस प्रकार से इसको गवर्न किया जाता है? तो सिंस इट्स अनऑफिशियल, राइट, ये अनऑफिशियल है, तो ये एक अनौपचारिक बाजार होता है, राइट। नो रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं है इसके अंदर हमें देखने को मिलता, तो ऑब्वियस ही बात है। और इवन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी सेबी जो है, और स्टॉक एक्सचेंजेस जो है और ब्रोकर जो है, उनका कोई रोल, कोई पार्ट जो है वो इसमें नहीं होता। और ये ट्रांजैक्शन जो होते हैं गाइस, ये कैश में हम लोग को वन ऑन वन बेसिस के आधार पर देखने को मिलते हैं कि किए जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक अनऑफिशियल है, राइट, मतलब कि ये इलीगल चीज हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिलती है, क्योंकि इसे सेबी रेगुलेट नहीं करती, ना किसी ब्रोकर के अंडर आता है, ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में ये चढ़ता है। और कोष्टक रेट की बात करें, कोष्टक दर की बात करें कि ये क्या है, तो ये आईपीओ एप्लीकेशन से ये संबंधित होता है, राइट। सो द रेट एट विच एन इन्वेस्टर बाय एन आईपीओ एप्लीकेशन बिफोर द लिस्टिंग इज टर्म्ड एज कोष्टक रेट। मतलब कि अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, मतलब स्टॉक मार्केट पे चढ़ा नहीं है, उससे पहले ही जो है वो इन्वेस्टर ने उसे खरीद लिया जिस रेट पर, उस रेट को कोष्टक रेट कहते हैं। तो इस प्रकार के टर्म्स होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीजें और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी चीजें वही पूछी जाती है जो न्यूज में होती हैं। तो कभी भी आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को तो छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, राइट, किसी भी कीमत पर। और इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरा। और वाई डू इन्वेस्टर ट्रेड इन ग्रे मार्केट? अब इन्वेस्टर जो है वो ग्रे मार्केट पर ट्रेड क्यों करते हैं? तो ये एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो कंपनी के शेयर जो है वो खरीद सकते हैं इवन लिस्ट होने से पहले, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि देखो, अब शेयर मार्केट पे शेयर लिस्ट हो गए, शेयर ऊपर भी जा सकते हैं, राइट, वो रिस्क होता है ना, क्योंकि ऊपर जाने का, नीचे गिरने का। तो उनको इनिशियली पता होता है कि अच्छा शेयर बिक रहे हैं तो खरीद लो। और वैसे भी जब इनिशियल बेसिस पर जब खरीदे जाते हैं शेयर और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ होती है, तो शेयर आगे बढ़ते ही हैं, राइट। तो इफ दे फील दैट द कंपनी स्टॉक विल इंक्रीज इन वैल्यू, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि हाँ यार इस कंपनी के जो स्टॉक की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तो उसको चढ़ने से पहले ही, लिस्ट होने से पहले ही शेयर बाजार पे खरीद लिया जाता है। तो ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर होती है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। और इसके अलावा इन्वेस्टर जो है वो डेडलाइन अगर मिस कर देते हैं आईपीओ एप्लीकेशन की, और अगर चाहते हैं और भी ज्यादा शेयर खरीदना, तो फिर वो आईपीओ ग्रे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने इसकी एप्लीकेशन नहीं दी खरीदने के लिए आईपीओ की, राइट, फिर भी वो बाद में जाकर जो है वो आईपीओ ग्रे मार्केट के थ्रू जो है वो इसे खरीद भी सकते हैं। अब इनमें कंपनियों के लिए क्या लाभ होता है? ये तो इन्वेस्टर के लिए लाभ वाली कहानी हो गई। तो देखो, कंपनीज के लिए ग्रे मार्केट जो होता है वो एक तरीका हम लोग को देखने को मिलता है कि उनके शेयर की क्या डिमांड है मार्केट में, वो जानने के लिए, वो पता लगाने के लिए एक बढ़िया तरीका होता है। क्योंकि ग्रे मार्केट में अगर एकदम से उछाल आ गया, उनके पास एकदम से खरीद बिकना शुरू हो गए स्टार्टिंग में उनके शेयर, तो उनको पता लग जाता है कि इनके शेयर जो है वो मार्केट में धूम मचाएंगे, राइट। और कंपनी के शेयर जो है वो किस प्रकार से लिस्ट होने के बाद परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में पहले से ही कंपनी को अगर पता करना होता है, तो इस प्रकार से ग्रे मार्केट के थ्रू उन्हें पता लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आईपीओ ग्रे मार्केट कुड बी यूज्ड टू गेज हाउ द कंपनीज स्टॉक विल परफॉर्म वंस इट इज लिस्टेड। तो वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि उन्हें पता लग जाता है कि एक बार जब लिस्ट होगी उनके स्टॉक्स, तो वो किस प्रकार से वो परफॉर्म करेंगे। अब इससे जुड़ी चिंताएं क्या है? तो आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक बाजार होता है,
राइट। अनऑफिशियल मार्केट हमें देखने को मिलता है जो कि सेबी के बाहर का होता है, सेबी उसे रेगुलेट नहीं करती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, जितने भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ट्रस्ट के आधार पर होते हैं और उसमें काफी रिस्क भी होता है। मतलब कि मान के चलो कंपनी के पास पैसा आ गया और कंपनी ने मना कर दिया उसको शेयर देने से, तो सामने वाला बंदा क्लेम भी नहीं कर सकता है, इतना रिस्क होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, कैश में होता है पूरा, 1-on-1 बेसिस के ऊपर। और ज्यादातर कंपनी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, तो वो इसका हिस्सा जो है वो ज्यादातर रहते हैं, राइट। जैसे कि कंपनी के कुछ लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, राइट। तो वो उनको इस तरीके की जो है वो जानकारी होती है और इस प्रकार से उन तक जो है वो शेयर्स पहुंचते हैं। या फिर बड़ी पार्टी वगैरह जो होती है तो उनको पता रहता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ग्रे मार्केट जो है वो कैसे, ग्रे मार्केट में कैसे जो है वो खरीदी बिक्री जो है वो की जा सकती है। बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर कंपनी ने बोल दिया कि अरे हमने तो बेची ही नहीं, तो कोई वो किसी की बात नहीं आ सकती, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है ना। तो देयर्स लिटिल लीगल रिकोर्स अवेलेबल टू द पार्टीज इफ स्टॉक टैंक्स। इसलिए स्टॉक टैंक हो जाने, अर्थात स्टॉक के खराब प्रदर्शन करने पर पार्टियों के लिए बहुत कम कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होती है। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है। आपके लिए गाइस पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है, मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है पूरा कोर्स। इस कोर्स को जो है आप ले सकते हैं। एनवायरमेंट का कोर्स अवेलेबल है, पूरी जानकारी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके ये जानकारी जो है वो ले सकते हैं। एनवायरमेंट का कोर्स भी मैंने ही प्रिपेयर किया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, ये आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स, सीसेट का कोर्स चल रहा है, हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, ये कोर्सेज जो है वो आप ले सकते हैं, राइट। अब ये जितने भी कोर्स हैं इसमें मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो भी चीज यहां पर पढ़ाई जा रही है उससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सिविल सर्विसेज की फुल फ्लेज तैयारी जो है वो इन कोर्सेज में कंप्लीट करवाई जा रही है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अभी भी मौका है, इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए यूपीएससी एग्जाम के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए आपको तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली जो आप ये लेक्चर्स देखते हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है। मतलब कि आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, रेडी मटेरियल आपको मिलता है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, रिवीजन करने के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है और मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अपना एक मेंस का, मैंने भी स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपना एक मेंस का प्रोग्राम भी है, राइट, जिसमें आपको मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, मेंस आंसर राइटिंग की। आप जो भी आंसर, मतलब डेली आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस के जो भी आंसर आप लिखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से यूपीएससी के असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए कि यूपीएससी किस प्रकार से जो है वो चेक करती है पेपर्स। हालांकि एक्चुअली में मतलब ये चीज तो पता नहीं है कि किस प्रकार से चेक होती है, चेकिंग होती है, बट अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें जो है वो जो यूपीएससी देखती है, तो उन पूरी चीजों को जो है वो हम लोग जो है वो इकट्ठा करके आपकी कॉपी जो है वो चेक करते हैं और आपके आंसर डे बाय डे जो है वो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, राइट, कि कैसे जो है वो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर बैच में एंट्रीज भी लिमिटेड है। टॉप 20 जैसे ही 20 बच्चे का एडमिशन हो जाता है वैसे ही ये बैच जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। और 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए है ये। 70 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 6 ऐसे आप लिखेंगे उसकी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और देखिए हर क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, राइट। तो ये इस प्रकार की फैसिलिटी जो है वो आपको दी जा रही है। और भी काफी सारे हिडन बेनिफिट्स इसके अंदर है, राइट, वो बोनस के तौर पर है, तो वो भी आपको दिए जाएंगे। और इसकी फीस जो है वो मात्र 3000 रुपए टोटल फीस है 3 महीने की, राइट। 1000 रुपए पर मंथ की इसकी फीस आप कह सकते हो, बट एक बार में वन टाइम पेमेंट है। 3000 रुपीज टोटल फीस इसकी है, राइट। तो उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और इन कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है वो मेरा नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर जो है वो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9713282838 ये मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।